हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, यानी कि 10 क्वेश्चन 10 कॉन्सेप्ट के साथ 10 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन जिससे 10 कॉन्सेप्ट निकलता है, न कि अल्तुआ फलतुआ क्वेश्चन करना है। तो 10 क्वेश्चन 10 कॉन्सेप्ट से अगर पढ़ते चलते हैं तो एग्जाम से पहले बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपका तैयारी हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रीवियस ईयर करके आप लोग जाते हैं तो एग्जाम में कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि एग्जामिनर प्रीवियस ईयर से ही आपका क्वेश्चन बनाता है या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सेट करता है। तो चलिए बिना कोई विलंब किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वी हैव बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। बाई के ब्रैकेट किए हुए हैं, यानी कि ये नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन ऑप्शन ए बी सी डी करके दे रखा है, यानी कि बाई के जगह पर कौन सा आंसर सही होगा इस चीज को समझना है हमें। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट अगर समझ लीजिएगा तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके जीवन में। और वो कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी आपका एग्जाम में हैव हो या हैज हो या हैड हो या फिर वाज हो या वर हो, इस सभी के बाद आप हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, ना कि वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। आपके क्वेश्चन में बाय V1 दे रखा है, जबकि आपको चाहिए V3, क्योंकि हैव हैज हैड वाज वर के बाद आप हमेशा ही वर्ब का तीसरा रूप देते हैं, न कि दूसरा और पहला रूप देते हैं। तो यहां पर बाय का V2 बनता है बाउट और V3 भी बनता है बाउट। V2 और V3 को पहचानने का तरीका है, V2 और V3 को पहचानने का तरीका है कि V2 से पहले कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, जबकि V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, V2 से पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, जबकि V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा और 10 ऐसे क्वेश्चन जिससे 10 बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, माय फादर आस्क्ड मी व्हेन वुड आई, और इसको ब्रैकेट किए हुए हैं, हैव अ कप ऑफ कॉफी। यहां पर कॉन्सेप्ट समझने वाली बात यह है, जब कभी भी WH से स्टार्ट हो तो 2 तरीका का बात बनता है। यहां से 2 कंडीशन लागू हो सकता है। ये WH होता है आपका, हो सकता है हु हो सकता है, व्हाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, व्हेन हो सकता है और या हाउ हो सकता है। तो इन सारा से स्टार्ट करें तो 2 कंडीशन होना चाहिए। हमको अंत में चेक करना होता है कि अंत में वाक्य फुल स्टॉप है कि क्वेश्चन मार्क। अब यहां समझिएगा, अगर वाक्य अगर फुल स्टॉप है तो पहले आपको दिया जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद दिया जाता है वर्ब, यानी कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को दिया जाता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये फुल स्टॉप का कहानी है। मगर जब कभी भी क्वेश्चन मार्क आए ना बहू, जब क्वेश्चन मार्क आए तो WH फैमिली के जस्ट बाद होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट और तब मेन वर्ब। ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट है, नरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो यहां से ध्यान रखिएगा, अगर वाक्य फुल स्टॉप में होगा तो WH के जस्ट बाद सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो ये नरेशन का क्वेश्चन है। आपका लिखा हुआ था वुड आई, यानी वेन से स्टार्ट कर रहा है, WH से स्टार्ट कर रहा है, आगे फुल स्टॉप भी है। इसका मतलब वेन के बाद हमको चाहिए सब्जेक्ट, न कि हेल्पिंग वर्ब। तो आपका ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, आई वुड, वेन के बाद सब्जेक्ट भी आ गया और उसके बाद वर्ब भी आ गया। और ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, आई विल, तो यहां विल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि पहले वाक्य पास्ट में स्टार्ट कर दिया है। जब कभी भी वाक्य पास्ट से स्टार्ट हो ना बहू तो आगे भी पास्ट ही होता है, और विल का पास्ट आपका हमेशा वुड बनता है। और एक चीज और याद रखिएगा, शैल का भी पास्ट आपका शुड बनता है।
तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। द बेस्ट से लेकर वाइजेस्ट तक ब्रैकेट किया हुआ है, यानी कि उसमें इंप्रूवमेंट या गलती का गुंजाइश है कि नहीं। तो यहां कॉन्सेप्ट समझने के ये चीज है कि जब कभी भी किसी चीज को एंड से जोड़िएगा ना बहू, तो वो आपका हमेशा सेम चीज को जोड़ता है, न कि अलग अलग चीज को जोड़ सकता है। एंड कभी भी सेम चीज को जोड़ता है, न कि अलग अलग चीज को जोड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी पॉजिटिव डिग्री को जोड़ना हो तो एंड से हम पॉजिटिव डिग्री को ही जोड़ते हैं। ये एडजेक्टिव चैप्टर का कॉन्सेप्ट है और वहां से डिग्री से रिलेटेड आया है। कॉम्परेटिव डिग्री को आप जब कभी भी एंड से जोड़ते हैं तो कॉम्परेटिव डिग्री ही होगा, और सुपरलेटिव डिग्री को जब कभी भी एंड से जोड़िएगा तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री ही होगा, न कि पॉजिटिव और सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव बनाने का तरीका होता है, उसमें द जोड़ा जाता है। तो यहां था द बेस्ट एंड वाइजेस्ट किए हुए हैं, यानी कि द बेस्ट तो ठीक है और एंड वाइजेस्ट के जगह पर एंड द वाइजेस्ट होना चाहिए, क्योंकि एंड आपका हमेशा, ध्यान रखिएगा, एंड आपका हमेशा सेम चीज को जोड़ता है। तो एंड से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री ही होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, द वेस्ट एंड द वाइजेस्ट, क्योंकि एंड आपका हमेशा सेम चीज को जोड़ता है और द बेस्ट और द वाइजेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरती के साथ समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ है, ही प्रपोज्ड मीट्स मी एट द टेम्पल। तो यहां समझने वाली बात यह है, प्रपोज के बाद आप हमेशा 2+V1 का प्रयोग करते हैं। और इसको दूसरा तरीका से ऐसे समझ सकते हैं कि प्रपोज के साथ प्रेपोजिशन टू आता है और 2 के बाद V1+ing, यानी 2 के बाद या तो V1+ing आता है और नहीं तो 2 के बाद आपका V1 आता है। तो ये दो तरीका आने का हो सकता है। जनरली प्रपोज के बाद 2+V1 का ही प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये होता क्यों है उसको समझिएगा, क्योंकि एक वाक्य में कभी भी दूगो मालिक नहीं हो सकता है, दूगो मेन वर्ब नहीं हो सकता है। अगर प्रपोज्ड मेन वर्ब हो गया और मीट भी मेन वर्ब हो गया तो एक सेंटेंस में दो मालिक नहीं हो सकता, यानी कि दो मेन वर्ब कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एक को आप वर्ब के फॉर्म में रहने देते हैं और दूसरा को आप नाउन बना देते हैं। और जब नाउन बन गया तब तो झंझटे खत्म है, झगड़ा लड़ाई का विवादे खत्म हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रमेश लेड इन द शेड ऑफ अ ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। इसका कॉन्सेप्ट ये था बालक कि रमेश जाने से यानी टहलने से के बाद वो पेड़ की छाया में बैठता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि लाई का 3 मीनिंग निकलता है। सबसे पहले लाई का अगर मीनिंग निकला वो झूठ बोलना से, अगर आप लाई का जैसे कहते हैं टेल अ लाई, अगर झूठ बोलने से रिलेटेड होगा तो लाई का V2 बनता है लाइड, LIED, और V3 बनता है LIED। मगर जब कभी भी लाई का मतलब अगर लेटना हो बहू, जैसे लाई का मतलब लेटना, जैसे हम सो गए लेट गए, आप पसरे हुए हैं, तो लाई का मगर अगर लेटना हो तो इसका V2 बनता है लाई, ले और लेन बनता है। तो यहां बात लेटने से हो रही थी, यानी कि सोने से हो रही थी। रमेश जो है पेड़ की छाया में बैठेगा, लेटेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी था, लाई, ले और लेन, क्योंकि हमको चाहिए V2 और लाई का जब मतलब लेटना हो तो ले और लेन होगा। यहां पर और ध्यान रखिएगा, इस ले का एक मीनिंग निकलता है। ले का मतलब कोई चीज होता है अंडा देना के सेंस में होता है, या फिर किसी चीज को क्षैतिज रखना। यहां पर हम लिख देते हैं क्षैतिज रखना। तब इसका V2 बनता है लेड, और V3 भी सेम होता है लेड। यानी कि लाई का पूरा कॉन्सेप्ट ही था, लाई का मतलब झूठ बोलना, तो लाइड और लाइड। अगर लाई का मीनिंग लेटना होगा तो इसका V2 ले और V3
लेन बनेगा। अगर ले का मतलब अंडा देना या क्षैतिज रखना के, तो इसका V2 लेड और V3 लेड बनेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है ओनली मी आई, इसको ब्रैकेट किए हुआ है, कैन सोल्व द प्रॉब्लम। तो यहां पर समझ लीजिएगा बात, जब कभी भी कोई भी वर्ब का इस्तेमाल हो ना बबू, तो उससे पहले आप सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा, सब्जेक्टिव केस यानी जब कभी भी आपको पर्सन लिखने का बात हो, और पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये तीनों को किसी वैरायटी से लिखना हो तो वर्ब से पहले दीजिएगा सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद दीजिएगा ऑब्जेक्टिव केस। आप यहां देख पाइएगा कि कैन है वर्ब, कैन सोल्व, सोल्व भी आपका वर्ब है और कैन हेल्पिंग वर्ब है। तो इससे पहले सब्जेक्टिव केस होना चाहिए और इसके बाद जब कभी लिखना हो तो ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा। मगर यहां कर दिया है ओनली मी और आई, दोनों लिख दिया है। या तो मी लिखता या तो आई लिखता, कोई एक चीज लिखता तो हम उसका, अगर मी लिख दिया है तो मी तो किसी भी सूरत में नहीं होगा, यानी ओनली के बाद मी तक कभी भी नहीं हो सकता है। अब होगा क्या, या तो मी होगा या तो आई, कोई एक होगा। अब वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं, तो कैन सोल्व वर्ब है तो उससे पहले सब्जेक्टिव केस, तो मी कभी भी नहीं हो सकता है। आपका आंसर होगा आई। और यहां से समझ में आया कि सर ओनली के बाद आप आई का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था प्रोनाउन चैप्टर का, पर्सन से रिलेटेड। जिसको भी बाद में कंफ्यूजन होगा वो मैथ मस्ती ऑफिशियल पर जाकर पर्सन के बारे में हम पूरा डिटेल से समझाए हैं, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए वो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वी सैट देयर, ब्रैकेट में लिखा हुआ एंजॉइंग द व्यू। तो ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम पिछले करा दिए हैं, फिर भी बता देते हैं कि एक वाक्य में कभी भी 2 मेन वर्ब नहीं हो सकता है। जब होगा तो एक ही मेन वर्ब होगा। यहां पर सैट वर्ब का काम कर रहा है और वर्ब में मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो आगे हमको जरूरी होगा नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट। और जब भी किसी भी वर्ब का आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा, जब भी V1 का जब कभी भी ऑब्जेक्ट बनता है, तब या तो V1 प्लस ing कर दीजिए और नहीं तो 2 प्लस V1 कर दीजिए। दोनों नाउन का काम करता है और नाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जिसकी ग्रामर की भाषा में आप कहते हो इसे जिरंड कहते हो, और इसी को आप जाकर कहते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। V1 प्लस ing को कहते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल और 2 प्लस V1 को भी इन्फिनिटिव कहते हो, इन्फिनिटिव कहते हो। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, आगे जाकर पास्ट पार्टिसिपल के भी बारे में पढ़ते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में आप जनरली वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सेट जब मेन वर्ब हो गया इस वाले क्वेश्चन में, तो हमको चाहिए आगे ऑब्जेक्ट। और इंजॉय अगर लिखते, ऑप्शन नंबर अगर सी का प्रयोग करते तो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग हो जाता, तो वो तो गलत ही था। अगर एंजॉयड कर देते तब तो 2 मेन वर्ब कभी भी एक वाक्य में नहीं हो सकता है। और सी बी नंबर है इंजॉइंग लिखा हुआ है, यानी कि जो क्वेश्चन में है वही आंसर में, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। इसमें कोई इम्प्रूवमेंट का जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आपका सही दिया हुआ है, कोई गलती नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है he had hardly gone, ब्रैकेट बंद कर दिया गया है, when his friend come। तो यहां पर कॉन्सेप्ट समझिएगा कि हार्डली का 2 मीनिंग होता है। पहला मीनिंग होता है बड़ी मुश्किल से, यानी जब कोई काम आप बहुत ही कठिनाई से करते हैं तब भी प्रयोग होता है हार्डली का बड़ी मुश्किल से। और एक मीनिंग हार्डली का होता है ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही। और जब ज्यों ही त्यों ही का बात हो तो आगे इसके साथ वेन कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर कंजंक्शन चैप्टर से क्वेश्चन बनाता तो यहाँ पर हार्डली के साथ वेन नहीं, बिफोर कर देता, देन कर देता या कोई दूसरा कर देता, तो यहाँ पर वेन सही था। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है
कि ही हैड हार्डली गॉन, यानी वह जैसे ही यहाँ पर आया उसका मित्र चला गया, यानी कि जो ही वह गया त्यों ही उसका मित्र आ गया। इसका मतलब ये था, यहाँ ज्यों ही त्यों ही का सेंस है। अगर हार्डली का मतलब बड़ी मुश्किल से होगा तो इसका इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में किया जाता है, न कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में। और जब ज्यों ही त्यों ही होगा तब सेंटेंस के स्टार्ट करेगा, सेंटेंस को स्टार्ट देता है। तो यहां पर होना चाहिए था हार्डली, और हार्डली के बाद आप जनरली इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं, और यहां पर होना चाहिए था हार्डली हैड ही कम और व्हेन हिज फ्रेंड केम। जो ही वह यहां से गया, यहां पर होना चाहिए गॉन, जो ही वह यहां से गया उसका मित्र आ गया। और ध्यान रखिएगा, जब दो कार, याद रखिएगा, जब दो कार पास्ट में एक के बाद एक हो तो पहला वाला को पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है और दूसरा वाला को पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। अगर हम पूछे बहुओं कि पहले उसका दोस्त गया कि पहले वह उसका दोस्त आया, तो कहिएगा सर पहले वह गया है तब उसका दोस्त आया है, यानी काम पहले जाने का हो रहा है तब उसका दोस्त के आने का हो रहा है। और जो कार पहले होगा तब हम प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट का, और जो दूसरे के लिए पास्ट इंडेफिनिट का। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे वाक्य के बीच में? जैसे हम लिख सकते हैं आई हार्डली रीड दिस बुक। अब इसका मतलब हो गया मैं बड़ी मुश्किल से इस किताब को, यानी मैं बहुत ही जतन से इस किताब को पढ़ पाता हूं। तो यहां पर हार्डली का मतलब बड़ी मुश्किल से हो रहा है, और जब बड़ी मुश्किल से होगा तो आप बीच में प्रयोग करते हैं, न कि स्टार्टिंग में। मगर ज्यों ही त्यों ही का बात हो तब हार्डली का प्रयोग हमेशा पहले होगा, वाक्य स्टार्ट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां से ये निकल के आया, तो ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, सोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे। यहां से दो चीज समझने वाली बात है। सबसे पहले समझिएगा, प्लीज के साथ आप एट का भी प्रयोग करते हैं और प्लीज के साथ विथ का भी प्रयोग करते हैं। जब कभी पर्सन के साथ आप प्लीज्ड होइएगा तब वहां पर करिएगा विथ, और किसी अदर चीज यानी कोई दूसरा चीज के साथ आप प्रयोग करते हैं एट का। तो यहां पर देखिएगा प्लीज एट द न्यूज है, यानी कि न्यूज के बारे में बात कर रहा है, तो एट द ठीक है। और इंप्रूवमेंट बनाने का एक और तरीका होता है कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट या अंडरलाइन वाला पार्ट हो सकता है आपके एग्जाम में अंडरलाइन कर दे या ब्रैकेट दे, तो उसी पर फोकस किया जाता है, इधर उधर फोकस नहीं किया जाता है। तो यहां समझना यह था, जब कभी वाक्य में आपका यस्टरडे रहे, एगो रहे, लास्ट नाइट रहे, यानी कोई पास्ट का सेंस निकल के आए, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ, और जब बीता हुआ काम इस सेंटेंस जगह अगर वाक्य में रहे तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहां तो इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि सोहन इज नहीं हो सकता, ये तो प्रेजेंट हो गया। हमको चाहिए यहां पर होना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में ये एक्चुअल में पैसिव बना के दे रखा है, तो एक्टिव पैसिव से हमको कोई मतलब नहीं होता है, बस पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा था हैज बीन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव दे रखा है, तो प्रेजेंट वाला तो होगा नहीं, हमको चाहिए पास्ट। ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है क्योंकि इंप्रूवमेंट तो होबे करेगा, क्वेश्चन में कैंसरे गलती है तो इंप्रूवमेंट होगा। डी भी खत्म, और बी और सी में चेक करते हैं। बी में हैड बीन है, यानी कि पास्ट परफेक्ट, जबकि हमको पास्ट परफेक्ट नहीं चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बना के दे रखा है वाज वर प्लस वर्ब का तीसरा रूप। जब कभी भी वाज वर प्लस वर्ब का तीसरा रूप हो तो समझना वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बना के दे रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों यहां तक सारा बात आपको समझ में आसानी से आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन आपको एक एक कॉन्सेप्ट देकर जा रहा है, और इस क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है, एकदम जी जान से मेहनत करना है, ताकि प्रैक्टिस ही आदमी को महान बनाता होगा।
अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।